हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, वेलकम बैक। आज हम एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर को मास्टर करने वाले हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। यार इस चैप्टर से ना डायरेक्ट क्वेश्चंस पक्का आते हैं नीट में, तो चलो बिल्कुल फोकस के साथ शुरू करते हैं। चलो एनसीईआरटी की इस ऑसम लाइन से शुरू करते हैं। जस्ट इमेजिन कोई एलियन अचानक से अर्थ पर लैंड करता है। पता है उसे सबसे ज्यादा क्या चीज हैरान करेगी? यहां की लाइफ की वैरायटी। मतलब सोचो 20,000 टाइप्स की सिर्फ चींटियां, 3 लाख तरह के बीटल्स और 28,000 टाइप्स की मछलियां। ये नंबर्स ही हमें बताते हैं कि हम कितनी इनक्रेडिबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम समझेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके पैटर्न्स, उसकी वैल्यू, हम उसे क्यों खो रहे हैं, कैसे बचा सकते हैं, और एंड में करेंगे एक सॉलिड रिवीजन। ऑलराइट, सेक्शन 1, लेट्स डाइव राइट इन। तो सबसे पहले ये बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्या? यह टर्म, जिसे सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने पॉपुलराइज किया, सिर्फ अलग अलग स्पीशीज के बारे में नहीं है। इट्स मच बिगर। ये लाइफ की कंबाइंड वैरायटी है, हर लेवल पर, छोटे से जीन से लेकर पूरे के पूरे इकोसिस्टम तक। और यहीं से आता है हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में आ सकता है। बायोडाइवर्सिटी को हम किन 3 मेन लेवल्स पर स्टडी करते हैं? सोचो इसका जवाब। द आंसर इज जेनेटिक, स्पीशीज और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। चलो अब एक एक करके इन तीनों को आसान इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसका मतलब है एक ही स्पीशीज के अंदर की वेरिएशंस। बेस्ट एग्जाम्पल है आम। स्पीशीज तो एक ही है, मैंजीफेरा इंडिका, लेकिन सोचो दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अल्फोंसो, कितनी सारी वैरायटीज हैं। ये सब जेनेटिक डाइवर्सिटी है। सेम चीज राइस के 50,000 से ज्यादा स्ट्रेन्स में दिखती है, या फिर रावुल्फिया प्लांट में, जहां अलग अलग प्लांट्स के केमिकल रिसर्पिन की पावर अलग अलग होती है। ओके, नेक्स्ट अप है स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये सिंपल है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी अलग अलग तरह की स्पीशीज रहती हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल इसका है कि वेस्टर्न घाट्स में एम्फिबियंस यानी फ्रॉग्स एंड टोड्स की स्पीशीज डाइवर्सिटी ईस्टर्न घाट से कहीं ज्यादा है। और आखिरी है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जरा इस कंपैरिजन को देखो, अपने इंडिया में क्या नहीं है? डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट्स हैं, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, सब कुछ। अब इसको कंपेयर करो नॉर्वे जैसी कंट्री से, जहां इतनी वैरायटी नहीं है। ये चीज इंडिया की फिनोमिनल इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को हाईलाइट करती है। ओके, सेक्शन 2। अब जब हमें लेवल्स पता चल गए हैं, तो चलो देखते हैं इसके पैटर्न्स। क्या लाइफ पूरे प्लैनेट पर एक जैसी बनती हुई है? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। लेट्स फाइंड आउट व्हाई। ओके, अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये एक 5 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट में ये बार बार पूछा जाता है। सवाल ये है, इक्वेटर के पास यानी ट्रॉपिक्स में इतनी ज्यादा स्पीशीज क्यों मिलती हैं कंपेयर्ड टू टेम्परेट या पोलर रीजन्स? ऐसा क्या खास है वहां? इस डेटा को देखो, सब क्लियर हो जाएगा। कोलंबिया, जो बिल्कुल इक्वेटर के पास है, वहां पर बर्ड्स की 1400 स्पीशीज हैं। अब वहां से थोड़ा ऊपर चलो, न्यूयॉर्क, वहां सिर्फ 105, और ऊपर ग्रीनलैंड में बस 56। देख रहे हो, इसी पैटर्न को कहते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर पोल्स की तरफ जाते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी घटती जाती है। तो आखिर ट्रॉपिक्स इतने रिच क्यों हैं? इसके पीछे 3 मेन हाइपोथेसिस हैं। पहला, उन्हें एवोल्यूशन के लिए ज्यादा टाइम मिला, क्योंकि वहां आइस एज जैसे बड़े बड़े डिस्टर्बेंसेस नहीं हुए हैं। दूसरा, वहां का एनवायरनमेंट काफी कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल रहता है। और तीसरा, सिंपल, वहां सोलर एनर्जी ज्यादा आती है, मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी, जो ज्यादा लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट कर सकती है। ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना। एक और इंपॉर्टेंट पैटर्न है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इसको अ ग्रेट नेचुरलिस्ट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ऑब्जर्व किया था। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाते हो, स्पीशीज की रिचनेस बढ़ती है, लेकिन हाँ, एक लिमिट तक। इसका कॉन्सेप्ट और इसका ग्राफ दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब एक बड़ा सवाल आता है, क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ स्पीशीज गायब हो जाएं? सो व्हाट? व्हाई शुड वी इवन केयर अबाउट सेविंग देम? चलो इस सेक्शन में इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं। इस चीज को समझने के लिए ना एक परफेक्ट एनालॉजी है। ये दी थी स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल अर्लिख ने, और इसे कहते हैं रिविट पॉपर हाइपोथेसिस। ये इतनी ब्रिलियंट है क्योंकि ये बड़े सिंपल तरीके से हर एक स्पीशीज की इंपॉर्टेंस समझा देती है। इमेजिन करो आप एक एयरप्लेन में हो। ये एयरप्लेन है हमारा इकोसिस्टम। अब इस प्लेन को जोड़ने वाले जो हजारों रिविट्स हैं, वो हैं स्पीशीज। सोचो, अगर हर पैसेंजर सफर में एक एक रिविट निकालने लगे, शुरू में शायद कोई फर्क ना पड़े, लेकिन धीरे धीरे प्लेन इतना वीक हो जाएगा कि
क्रैश। और एक क्रूशियल पॉइंट ये है, प्लेन के पंख का रिवेट निकालना सीट के नीचे वाले रिवेट निकालने से कहीं ज्यादा डेंजरस है, राइट? इसका मतलब कुछ की स्पीशीज का लॉस इकोसिस्टम के लिए ज्यादा क्रिटिकल होता है। तो हम बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाएं, इसके 3 मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला, नैरोली यूटिलिटेरियन, मतलब डायरेक्ट फायदे जैसे खाना, दवाइयां, फ्यूल। दूसरा, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ये बड़े फायदे हैं जैसे पॉलिनेशन से फसलें उगाना या फॉरेस्ट से ऑक्सीजन मिलना। और तीसरा है एथिकल आर्ग्यूमेंट, जो कहता है कि हर जीव को जीने का हक है और उन्हें बचाना हमारी मॉरल ड्यूटी है। ओके, अब हम बात करेंगे उस क्राइसिस की जो हमारे प्लैनेट की बायोलॉजिकल वेल्थ को बहुत तेजी से खत्म कर रहा है। ये चैप्टर का एक बहुत ही सीरियस पार्ट है। यहां हम समझेंगे कि आखिर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो क्यों रहा है। पता है, आजकल स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने का रेट पहले से 100 से 1000 गुना ज्यादा तेज हो गया है। इट्स हैपनिंग फास्ट। और इसके पीछे इंसानों की वजह से जो 4 सबसे बड़े कारण हैं, उन्हें एक नाम दिया गया है, द इविल क्वार्टेट। और इसी इविल क्वार्टेट को याद रखने के लिए एक सुपर सिंपल मेमोरी हैक है। हिप्पो, एच से हैबिटेट लॉस, ये सबसे बड़ा कॉज है। आई से इन्वेसिव स्पीशीज, पी से पोल्यूशन, दूसरा पी फॉर पॉपुलेशन, जिसकी वजह से होता है ओ यानी ओवर एक्सप्लॉयटेशन। बस हिप्पो याद रखो और ये चारों कॉजेज आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, हमारा कंजर्वेशन मिशन। हमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया है, अब देखते हैं कि इस अनमोल बायोडाइवर्सिटी को हम आखिर बचा कैसे सकते हैं। बेसिकली 2 मेन स्ट्रेटजीज हैं, इन सीटू यानी ऑन साइट और एक्स सीटू यानी ऑफ साइट। इन सीटू का मतलब है हम पूरे इकोसिस्टम को उसकी नेचुरल जगह पर ही प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स में। एक्स सीटू में हम खतरे में पड़ी स्पीशीज को उसके नेचुरल घर से बाहर निकालकर प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि जूज या सीड बैंक्स में। इस डिफरेंस को एकदम क्लियर कर लो, इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। पूरी दुनिया में टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ये वो जगह हैं जहां स्पीशीज रिचनेस अनबिलीवेबल है। और प्राउड होने वाली बात यह है कि इनमें से 3 हॉटस्पॉट्स इंडिया में हैं, द हिमालयाज, इंडो बर्मा एंड द वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। इनके नाम बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए आपके। और ये देखो इंडिया के इन सिटू कंजर्वेशन एफर्ट्स का स्केल। हमारे पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स और 448 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। ये नंबर्स दिखाते हैं कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कितने कमिटेड हैं। ओके गाइस, अब हम आ गए हैं फाइनल सेक्शन पर। यहां हम करेंगे क्विक रिवीजन और उन कॉमन मिस्टेक्स पर फोकस करेंगे जो स्टूडेंट्स अक्सर कर जाते हैं, ताकि आप ना करो। ये हैं वो कॉमन मिस्टेक्स, इन पर ध्यान देना। पहला, इन सिटू और एक्स सिटू के एग्जाम्पल्स को मिक्स मत कर देना। दूसरा, इंडिया के हॉटस्पॉट्स के नाम मत भूलना। तीसरा, जेनेटिक स्पीशीज और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में कंफ्यूज मत होना। और चौथा, इविल क्वार्टेट के कॉजेस के लिए बस क्या याद रखना है, हिप्पो, दैट्स इट। तो चलो इस सेशन को एक आखिरी सवाल के साथ एंड करते हैं। हम जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस का सबसे बड़ा कारण है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, और उसे बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है इन सिटू कंजर्वेशन। तो असली सवाल हम सब के लिए ये है कि हम अपनी कंट्री की डेवलपमेंट ज़रूरतों और इन हैबिटेट्स को उनकी जगह पर बचाने की ज़रूरत के बीच में बैलेंस कैसे बनाएं। ये है असली चैलेंज। सोचिएगा इस बारे में। आई होप ये सेशन हेल्पफुल था। कीप स्टडिंग हार्ड।